हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंट व्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी का पेपर 2। एनटीपीसी का पेपर 2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि हुआ था 2 अप्रैल 2016 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यदि आपने अगर पेपर 2 का जो पार्ट 1 है नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो पेपर 2 का पार्ट 1। ठीक है, हमने कल पेपर 2 के जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब हम अगले 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद ट्रिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट हमारे द्वारा जो दी जाएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर ओपन कर रखा है, जिसकी 50 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे, सॉल्व कर लिए थे, और आज हम अगले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर यदि आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 51वां क्वेश्चन ओपन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, मतलब कि अलग को चुनिए। ठीक है, तो क्या बताया है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये तीनों जो है एक प्रकार की धातु है। ठीक है, और जो पीतल है, ब्रास जो होता है, वो क्या होता है? मिश्र धातु। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है पीतल, वो मिश्र धातु है, इसलिए अलग है, भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न। ये 2/7 प्लस 3/5। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई त्रिगुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 5 का 2 में कर देंगे और 7 का 3 में कर देंगे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस 7 ये 21। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 7 पंजा 35। ठीक है, फिर इसके बटे में क्या दिया हुआ है? ये डिवाइडेशन में क्या दिया है? 2/5 प्लस 2/7। तो जब ये 7 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, और इधर 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। डिवाइड में वही 5/7 मतलब 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 35। अब हम देखेंगे यहाँ पर 10 और 21 कितना हो जाएगा? 31/35। ये डिवाइड में 14 और 10 कितने हो जाएंगे? 24/35। 35 से 35 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा सही आंसर? 31/24। तो ऑप्शन ए 31/24 इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। और विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। और विक्रम साराभाई के नाम से ही जो सैटेलाइट लॉन्चिंग मतलब जो स्टेशन है वो कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम में है। और त्रिवेंद्रम कहाँ की राजधानी है? केरल की। केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? मलयालम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पेपर फर्स्ट में भी किया था। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। क्या दिया? एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी। ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, मान लेते हैं हम समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, खड़ी दीवार पर टिकी है। ठीक है, ये दीवार है हमारी। ठीक है, यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का बना रही है। ठीक है, तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब कि हमें ये हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट निकालना है। तो मैंने आपको एक बताया था कि 30 डिग्री के सामने क्या वैल्यू होती है? 30 डिग्री के सामने होती है ए। 60 डिग्री जब भी वैल्यू दी हो तो उसके सामने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3a। और जब भी 90 डिग्री जो वैल्यू होती है, 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है? 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक, मतलब कि 30 के सामने की वैल्यू, मतलब कि ए फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब 30 हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये 60 होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है,
90 डिग्री हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60, ठीक है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, ये 20 मीटर है। ठीक है, तो 90 के डिग्री के सामने क्या होती है, मैंने आपको वैल्यू बताई है। 90 के सामने जो वैल्यू होती है वो होती है 2a। 2a बराबर 90 होता है, तो 2a बराबर 90 के सामने की वैल्यू कितनी है, 20। तो जब इसको काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, अब वो बोल रहा है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब कि a की वैल्यू निकालना था, ये 30 था, तो 30 के सामने की वैल्यू a है, तो a की वैल्यू ही निकालना था, मतलब a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो कौन है, ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, परंतु यहाँ पर RRB ने जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उसको सही माना था, परंतु हम इसका सही आंसर ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ही लेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान के रचयिता जो है ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो किसके रचयिता है, वो है राष्ट्रगीत के रचयिता है। ठीक है, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ये पहले भारतीय थे जिनको 1913 में साहित्य में नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य में नोबेल का पुरस्कार मिला था। इन्होंने किसके लिए मिला था इनको, तो इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि लिखा था उपन्यास, उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। देखो यहाँ पर लाभ प्रतिशत 10 था, अब जो बढ़ने की बात करें तो 10% के बाद के बढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, पी ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा, मतलब कि क्रय मूल्य CP कितना हो जाएगा, 1600 रुपये, और यहाँ जो SP होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1840। ठीक है, अब ये 10% अभी हम छोड़ देंगे, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत मतलब क्या होगा कि 1840 है। ठीक है, क्या होता फार्मूला लाभ प्रतिशत के लिए, मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो SP और CP दोनों का अंतर कितना है, तो ये 1600, ये 1840, दोनों का अंतर हो जाएगा 240। ठीक है, 240 हो जाएगा, 240 इनका अंतर है। ठीक है, डिवाइड में CP होता है, CP मतलब क्रय मूल्य, तो कितना है हमारे पास 1600, और इंटू 100 करेंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, ये 8 तिया 24। ठीक है, फिर 30/2 हो गया, मतलब 15 बार। ठीक है, 15% आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 15%। ठीक है, 15% आ गया, तो ये 15% में से जब ये इस 10 को घटाएंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 15 में से 10 गए तो 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5.16 इंटू 3.2, 5.16 इंटू 3.2, ये देखो, ये एक दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब कि एक दशमलव हटाएंगे एक शून्य लगेगा नीचे, इधर दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए 2 शून्य और बढ़ा देंगे हम इधर। ठीक है, कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 32 का गुणा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, तो हम 32 को कैसे लिखते हैं, 8 चौक 32 लिख सकते हैं, 8 गुणित 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस पहले इसका 8 में गुणा कर दो। ठीक है, तो 8 6 48, हाथ की आई 4। ठीक है, फिर 8 एकम 8 और 4 12, हाथ की आई फिर 1, फिर 8 5 40 और 1 41, 4128 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम 4 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 8 32, हाथ की आई 3, 4 दूनी 12 और 3, 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11 होता है, सॉरी, हाथ की आई फिर 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है,
बस देख लीजिए यहाँ पर 512 आया, तो 512 किस में दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर है 4 चौक 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 16 512 और ये डिवाइड में 3 शून्य थे, इसलिए हम क्या करेंगे 16.512, 16.512 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16.512। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम इतनी बड़ी वैल्यू का गुणा ना करते हुए अगर हम उसको टुकड़े में अगर करके गुणा करें तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो जो यूनिक्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका ट्रेडमार्क है, तो ऑप्शन बी बेल लेबोरेटरीज़ का है। यूनिक्स किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेल लेबोरेटरीज़ का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है मतलब कि समद्विबाहु की बात कर रहा है, एक ये ए है, ये ए है और ये तीसरी भुजा बी है, ठीक है, ये दो बराबर भुजा है, ठीक है। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। जब ये बराबर बराबर हैं, ठीक है, तो त्रिभुज के जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है 200। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो तीसरी भुजा मतलब बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू अगर मैं 60 रखूँगा, ठीक है, बी की वैल्यू अगर मैं 60 रखूँगा जो कि 20 सेंटीमीटर अधिक है इन दोनों से, ठीक है, तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो 4 4 दूनी 8 और 6, ठीक है, 140 होगा, ठीक है, जो कि परिमाप यहाँ पर 200 दिया है इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम अगला ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये तो गलत हो गया, अगला ऑप्शन उठाएंगे 50। तो 50 क्या होगा, अगर मैं इसको 50 रखूँगा तो ये जो कि बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी है, बड़ी भुजा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 30 मानेंगे क्योंकि 20 सेंटीमीटर बड़ी बताया। तो 30 और 30 60 हो जाएगा और 6 110, 60 110, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर गलत है क्योंकि परिमाप 200 दिया और यहाँ पर परिमाप कितना आ रहा 110, तो ये भी गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है। वैसे तो लॉजिकली क्वेश्चन है, माइंड में करने का है, परंतु मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 80 उठाएंगे, ठीक है, तो जब ये 80 होगा तो ये होगा, अगर बड़ी वैल्यू जब 80 है जो कि 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये 60 हो गया, 20 सेंटीमीटर कम, तो ये हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 मतलब 120 और ये 8 मतलब 80, कितना हो जाएगा टोटल 200। तो तीनों की वैल्यू जो है परिमाप कितना आ गया त्रिभुज का 200, तो ये 80 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो प्लीज़ हमें इसके बारे में बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न उठाते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो 12, देखिए मैंने कल ही इस बारे में आपको एक क्वेश्चन किया था, पिछले पेपर में भी हमने इसमें बताया था कि इस टाइप के फॉर्म जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, जब भी सेम ये क्वेश्चन दे कि 12 के प्रथम मतलब एन के प्रथम मतलब इतने गुणा वगैरह बताएं, तो हम जो पहली वैल्यू है ना जिसके प्रथम इतने गुणा निकालना, तो इतने गुणाक निकालना है मतलब कि इसको एन मान लो, ठीक है, और इसके निकालना है मतलब कि जो वैल्यू है तो इसको ए मान लो, ठीक है, और गुणा कर दूंगा ब्रैकेट लगा के n+1 बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको एन मान लिया, तो ए गुणित n+1 बाई 2 इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ठीक है, यही लॉजिक भी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि ए की जगह मैं क्या रखूँगा, ए की जगह हमने रख दिया 12 गुणित n+1 मतलब कि 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मैं काट दूँगा 2 × 12, ठीक है, और ये 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। जब 21 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 6 और ये 6 दूनी 12 मतलब 126। तो 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए 3:2, ठीक है, 3:2 होना चाहिए, लंबाई 3 होना चाहिए और 2 उसकी चौड़ाई होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न उठाते हैं हम। देखिए ये भी एक उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में
हेर फेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन जो है इसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया था। ठीक है, तो इसके जो सीईओ मार्टिन है विंटरकॉर्न थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न उठाते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न है 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पार्क ग्यून हेयर थी वो दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न उठाते हैं हम कि टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो एक लॉजिक बताता हूँ कि जो टेनिस का जो खेल होता है, ठीक है, वो 2 खिलाड़ियों के बीच में होता है अक्सर। ठीक है, तो इसमें हार्ड कोर्ट, हार्ड मतलब इसमें आप देखिए कि सबसे हार्ड कौन सी चीज़ हो सकती है। तो ऑप्शन ए, कंक्रीट जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। ठीक है, सबसे हार्ड क्या होता है? कंक्रीट। ठीक है, तो हार्ड कंक्रीट होता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि हार्ड कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, जिसकी सतह किसकी बनी होती है? कंक्रीट। ऑप्शन है सही आंसर क्या होगा? कंक्रीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा आज का अगला प्रश्न है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है MDH, मतलब ये याद रखिएगा M1D1H1, ठीक है, डिवाइडेड बाय W1 होता है और बराबर क्या होता है? M2D2 और H2 डिवाइडेड बाय W2, मतलब कि ये मेन की संख्या, ये दिनों की संख्या, ये हावर्स की संख्या और ये उनके द्वारा किया गया कार्य की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार ये मेंस की संख्या, ठीक है, डेज की संख्या और ये कितना हो जाएगा? हावर्स की संख्या, और ये कार्य 2 मतलब W2 मतलब वर्क की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से कि वो ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन होता है वो सीधे चलता है, एक फ्लो में चलता है। ठीक है, तो देखिए 30 आदमी मेन है 5 घंटे काम करके, ठीक है, 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को 40 आदमी, तो बराबर यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम ये D2 है, ठीक है, D2 मान लिया है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गई, ठीक है, यहाँ से ये इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा 10 दिनों में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, राम ने कहा, ठीक है, एक राम है, ठीक है, उसने क्या कहा? सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। ठीक है, मेरे परदादा है, ठीक है, परदादा के इकलौते बेटे मतलब कि मेरे दादा, ठीक है, ये परदादा, सॉरी ये परदादा, उनके इकलौते, सॉरी उनके इकलौते बेटे ये है मेरे दादा की इकलौती बहू है, मतलब कि दादा की भी बहू है। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गई? मेरे पिता की वाइफ, मतलब मेरी माँ। ठीक है, तो सीता राम से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, माँ उसका सही आंसर हो जाएगा। सीता जो है राम से माँ का संबंध रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और ये देखिए फिर से बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे पास 1 नंबर पक्का हमें देकर जाते। ठीक है, इजीली वे में देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट पहले वैल्यूज़ को लिखो, ठीक है, उसके बाद हम इनके साइंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर? पहले प्लस दिया, प्लस का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, उसके बाद दिया है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्लस। ठीक है, उसके बाद दिया है भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या बताया? माइनस। ठीक है, तो माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 17 कितना हो जाएगा? 102, उसमें 13 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 115 में से जब ये 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 107। 107 उसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप पहले वैल्यूज़ को लिख लीजिए, उसके बाद साइंस को चेंज करके लिखिएगा, तो ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन और आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न है, 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31 संख्याओं की माध्यिका की संख्या, इसका एक फार्मूला भी होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। हम इस फॉर्मूले को ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं जब भी माध्यिका पूछो, ठीक है। तो इसमें ये मत देखिए कि पहले छोटी संख्या, क्योंकि माध्यिकाओं को क्या करना पड़ता है, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है। सभी वैल्यू को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, मतलब छोटे से फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस टाइप से, ठीक है। परंतु हम ऐसा ना करते, हम क्या करेंगे, देखो जो वैल्यूज़ दी है उन्हीं को बस डायरेक्ट पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 55 पहले, ठीक है। इसमें क्या है, आपके चांसेस कम से कम होंगे कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे माध्यिका वाला, ठीक है। उसके बाद दिया है 53 पहले लिख दिया 55 के, ठीक है। फिर 56 दिया तो 56 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है 59, तो 59 में इधर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 61 दिया, 61 इसके बाद हो जाएगा। फिर 69 दिया तो 69 इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 दिया तो 31 यहाँ पर। अब टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 3 है, ये 3 है और ये 3, सॉरी ये 1, 3 3 दूनी 6 और 1 7 वैल्यू है, ठीक है। तो जब ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओड है। ओड है मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 इधर की वैल्यू छूट जाएगी, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए, और 3 इधर की वैल्यू ये भी छूट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बीच में क्या वैल्यू बनेगी, 56। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 56, ठीक है। अगर यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर इवन होती, ठीक है, इवन होती, मान लो कि यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ाकर उसने 60 भी रख दी होती, ठीक है। तो इवन होती तो क्या करते हम, फिर n+1/2 लगा देते हैं, ठीक है। फिर n+1/2 लगा देते। 56 के बाद जैसे उसने वैल्यू दिया 59, ठीक है, 56 को 59 में जोड़ते, फिर उसके बाद वो करते, उसको डिवाइड कर देते, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो देखिए यहाँ पर जो लाल रंग होता है उसकी जो है ना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी सबसे ज़्यादा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आवृत्ति सबसे कम किसी, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो आवृत्ति का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। तो हम बोल सकते हैं कि आवृत्ति सबसे कम है लाल रंग की, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और बैंगनी का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और LCM कितना है, 3 और 2730। यदि एक संख्या 78 है तो देखो मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन बताया, एक संख्या A है दूसरी B है, तो बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो पहले क्या दिया उसने, एक संख्या 78 है, दूसरी संख्या निकालना है, तो गुणा B बराबर HCF कितना है 3, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो A गुणित B बराबर कितना हो जाएगा, HCF इंटू LCM, ठीक है। A कितना है हमारे पास, एक संख्या 78 दी है, गुणित B बराबर HCF कितना है 3 और 2730 उसका LCM है, ठीक है। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या फिर 13 से भी आप डायरेक्ट काट सकते हो, 13 6 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 दूनी 26, फिर 13 कम 13 और 0 0, ठीक है। आगे इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 5 30 और 3 में 35 का जब गुणा करेंगे तो B की वैल्यू जो मतलब दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 105। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 105। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ये देखिए कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। इसमें हम हर एक चीज़ को हमें 100% एक्यूरेट माननी पड़ती है जो भी हमें कथन में दिया जाए, ठीक है। इस कथन में जो भी चीज़ दी जाए वो हमें 100% एक्यूरेट माननी पड़ती है, हमें उसे डेली यूज़ पर कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जो दिया है उसी को 100% मान के निष्कर्ष को देखेंगे और निष्कर्ष उसे 100% सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो सही होगा, अदरवाइज़ आंसर गलत होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यायाम से संबंधित दिया, ठीक है। तो क्या बोला है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। देखो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हाँ भैया ये व्यायाम की बात कर रहा है इसने, क्योंकि बोला भी है कि हर दिन कम से कम, यहाँ पर इसने बोला है हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर उसने बोला है स्वस्थ
जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, मतलब कम से कम आधे घंटे कर रहे हैं, मतलब सामान्य व्यायाम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पॉजिटिव है, इसलिए हम पहले बोलेंगे सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है उसने, दूसरा उसने बोल रखा है कि वे लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है, ठीक है, या नहीं है की बात करें मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उनकी जीवन शैली बीमारियों से ग्रस्त है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और बीमारी का तो इसमें, ठीक है, ये बीमारी है, ठीक है, इसमें बताया गया है। और ये व्यायाम नहीं करते हैं, इसमें व्यायाम करने की बात करो, इसमें व्यायाम नहीं करने की बात करो, इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये जब इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें बीमारी, इसमें व्यायाम करने की बात कही है कथन में, और जब वो उसमें निष्कर्ष में व्यायाम नहीं करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला आंसर है वो सही है। ठीक है, तो केवल एक तर्क संगत है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए एक और क्वेश्चन उसी प्रकार पर आया है। देखिए, भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष दिया है, सभी टीयर शहर जो है अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए यहाँ पर कुछ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में क्या दिया है, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। समस्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी, यहाँ कमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कमी एकमात्र समस्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका ना तो एक और ना ही दो, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला फिर एक और प्रश्न उसी पर बेस्ड आया है। ये सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कथन में सभी चूहे पहाड़ हैं, ये चूहे सभी चूहे जो है पहाड़ है। ठीक है, एक के अंदर एक बनाए, क्योंकि चूहे सभी पहाड़ हैं। फिर सभी पहाड़ नदियाँ हैं, तो सभी पहाड़ भी नदियाँ हैं। ठीक है, अब अगला देखें इसमें से कौन सा सही है। कुछ नदियाँ चूहे हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया कि जब भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाए तो कुछ वाली कंडीशन जो होती है हमेशा सत्य होती है। ठीक है, और यदि आप बाहर से अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो सभी वाली कंडीशन जो है गलत होगी, और अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन जो है वो सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, कुछ नदियाँ चूहे हैं। तो देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ नदियाँ चूहे हैं, तो पहला सही है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो ये इसके अंदर से है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पहाड़ चूहे हैं, तो सभी पहाड़ चूहे, तो सभी पहाड़ चूहे नहीं है। मैंने अभी बताया कि बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन क्या होगी, गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है, कोई भी नदी चूहा नहीं है, तो गलत ये भी। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया है बैडमिंटन का जो जाल होता है उसके केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो बैडमिंटन का जो जाल होता है वो केंद्र में कितना ऊंचा होता है, तो ऑप्शन ए 5 फुट ऊंचा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 6 दिनों में कर रहे हैं, तो मतलब कि टोटल तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर अकेला का निकालना है। ठीक है, तो ये जो टोटल काम कर उनमें से आर को हटाएंगे हम। ठीक है, आर को फाइंड कर सकते हैं तीनों के काम में से। ठीक है, तो पी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और क्यू कितने दिनों में कर रहा है, तो 24 दिनों में। ठीक है, तो इसे अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी हम टोटल तीनों के द्वारा किए गए कार्य को हटा देते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 120। ठीक है, 120 होगा, और जब 120 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये 10 का इसमें कहना तो 12 प्लस ये 24 5 मतलब कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17/120 होगा। ठीक है, जब 17/120 जब दोनों की पी और क्यू जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 17/20 मतलब 17/20 हो जाएंगे। ठीक है, 17/120 होगा। ठीक है, अब हम 1/6 मतलब तीनों के द्वारा जो किया गया कार्य था 6 दिनों में, उसमें से इसको घटा देंगे ताकि हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, और 6 को इधर करेंगे हम तो इसका 20 बार डिवाइडेशन होगा। ठीक है, और 120 में एक बार ही आएगा। ठीक है,
-17, ठीक है। तो 20 में 17 गई तो 3, तो ये कितना आएगा 3/120, मतलब हम कह सकते हैं 3 चौक 12, 40 दिन, ठीक है। तो आर जो है 40 दिन, ऑप्शन बी 40 दिनों में वर्क करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न। देखिए फिर ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ चुका है। आपकी इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपके सेंटेंस को जमाने के लिए इंग्लिश अच्छी परफेक्ट होना चाहिए। देखिए इसमें अव्यवस्थित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो पहले जो टर्म्स आएगी वो कैसी आएगी, पहले क्यू की आएगी, ठीक है। उसके बाद एस की आएगी, उसके बाद पी की आएगी, ठीक है। उसके बाद ये आर की आएगी, ठीक है। तो मतलब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस अक्रॉस ए वेस्ट जियोग्राफिक स्केल एंड वेराइड टोपोग्राफी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा QSPR। तो QSPR कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये आज का हमारा अगला प्रश्न है। 5 पैसे और 10 पैसों के कुल 90 सिक्के हैं, ठीक है। कुल कितने सिक्के, 90, ठीक है। सभी सिक्कों के मूल्य 7 रुपये है, ठीक है। 7 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो हमें ये जो इवन जो टर्म्स और टर्म्स है, ठीक है, और नंबर्स को नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इवन नंबर्स को लेना है, ठीक है। तो हम उठाते हैं, अगर 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है तो मतलब अगर मैं मान लूँ ऑप्शन ए से 50 है, ठीक है। तो 25 ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बचे 10 रुपये, तो 10 रुपये के बाकी अगर ये 50 हो गया तो बाकी बचे सिक्के 40, ठीक है। तो अगर मैं 10 रुपये के, अगर 10 पैसे के अगर सिक्कों की बात करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 6.5 रुपये हो रहा है। बाकी ये क्वेश्चन अपना, ये आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है। अगर 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो अगर 40 है तो कितने हो जाएंगे, 5 का 20, मतलब 2 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचेंगे 90 में से, जब हमने 40 सिक्कों को हटा दिया बचेंगे 50 सिक्के। तो 50 सिक्कों के जब बात करेंगे तो 10 पैसों के हिसाब से तो कितने हो जाएंगे, वो 5 रुपये, ठीक है। तो हो जाएंगे ये 5 रुपये, 5 पैसे के सिक्के, ये 10 पैसे के सिक्के, तो ये 2 रुपये हुए हैं, ये 5 रुपये, तो दोनों को मिलाकर जब हमें कितना मिल जाएगा, 7 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 5 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन सी 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मदर के लिए ये कोड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, तो देखो ये इधर से जाएंगे तो 3 हो जाएगा, +3, फिर इधर ओ के बाद इधर से अगले पर जाएंगे तो आर तक +3 होगा, ठीक है। तो जे के बाद KLM 3 प्लस कर दो, ठीक है। उधर ओ के बाद PQR 3 प्लस कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से इधर से फिर ये ऐसा, मतलब 3 3 प्लस होते जाएंगे। इसी प्रकार से जो अगला देखेंगे, ठीक है। तो अगले में क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल के लिए भी हम बात करेंगे तो एम वाली कंडीशंस देखो, पी तक जाने के लिए पी में से 3 घटाएंगे तो एम आएगा, ठीक है। तो मतलब कि 16 पर ये आएगा तो 13 पर एम आएगा, तो एम के बाद NOP, ठीक है, ये पी आ गया। अब इधर से आर के बाद चलेंगे तो STU +3 करते हैं, ठीक है। तो MU किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम टाइम बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान, ठीक है, दूसरे विकल्प में संबंधित को चुनना है, ठीक है। तो जो टेनिस जो होती है, ठीक है, जो टेनिस होती है वो कहाँ पर खेली जाती है, वो कोर्ट पे खेली जाती है। टेनिस कोर्ट पे खेली जाती है। तो बॉक्सिंग किस में खेली जाती है, रिंग में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 15, 25 और 29 इनका जो है LCM लघुत्तम समापत्ति कितना होगा, ठीक है। तो LCM हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि जो 15 और 25 होता है उसका LCM कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। बस 75 का गुणा 29 में कर देंगे हम, ठीक है, 29 में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि जो 29 है, ठीक है, और इधर 75, तो 75 को हम 75 ना लिखते हुए क्या लिख देंगे हम, 15 गुणित 5 लिख सकते हैं। 15 5 75 होता है, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो जब इसमें 29 में 5 का गुणा करेंगे तो 145 आएगा, ठीक है। 145 का जब 15 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो 15 5 75, हाथ की 7, 15 चौक 60 और 7 67, हाथ की 6। अब देखिए 75 यहाँ पर आखिरी में किस में आ रहा है, तो 75
इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए हम सेटिस्फाई करेंगे अगले अंक को लेकर के। ठीक है, तो 15 कम 15 और 6 21, तो 2175। 2175 किसका है? तो ऑप्शन सी 2175 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और एलसीएम जो निकालते हैं दोस्तों वो इस प्रकार भी निकालते हैं, इस टाइप की मेथड से। ठीक है, 25, 15 और 29 का निकालना था। ये बहुत थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको शॉर्ट में करके बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ठीक है, फिर वही बात है, हमें इसमें से वैल्यूज़ को मतलब कौन से चिन्ह कहाँ पर आएंगे उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप मैच करिए कि कहाँ आप लॉजिक लगा सकते हो, माइंड लगा सकते हो गुणा भाग करने की। ठीक है, अपने माइंड से सोचिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ये सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको ऑप्शन डी को लूँ। ठीक है, तो 44 में से 44 में जो है 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 11। ठीक है, ये 11 हो गया। ठीक है, 11। उसके बाद क्या है? गुणा। तो 11 में जब 7 का गुणा करना हो तो कितना आएगा? 77। ठीक है, 77 के बाद क्या वैल्यू दी है? 5। 5 मतलब प्लस के बाद। ठीक है, तो ये 5, तो कितना हो जाएगा? 77 और 5 82, तो इक्वल में आ गया 82। ये हमारा मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला होता है MRP गुणित डिस्काउंट प्रतिशत बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट या लॉस जो भी हो हमें। ठीक है, या लॉस जो भी हो वो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। अंकित करता मतलब MRP कितना रख रहा है? 320। ठीक है, यदि 10% की छूट देता है, मतलब कि 10% की छूट दे रहा है, मतलब कि 100 रुपये की वस्तु थी उसको 10 रुपये कम करके 10% छूट दे के वो 90% में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। देखो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब 120, 100 रुपये में ख़रीदा था और वो 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, मतलब 120 रुपये। तो हमें CP निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि देखिए ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएंगे। ठीक है, 100 से 100 कटेगा। इस शून्य से मैं इस शून्य को काट दूंगा। ठीक है, फिर इसको जब मैं काटूंगा 4 से, तो 4 तिया 12, 4 8 32, मतलब ये 80 हो जाएगा। 3 से इसको काटूंगा 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, मतलब 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ऑप्शन है 240 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, माच किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जो माच जो है वो ऑप्शन डी जो मध्य प्रदेश है उसका ही लोक नृत्य है, माच नाम का। ठीक है, माच जो है लोक नृत्य कहाँ किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, और जो वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? लालजी टंडन है। लालजी टंडन है। और जो CM है वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान को ही प्यार से जो है सभी मामा कहते हैं। ये RRB JEE में क्वेश्चन आ चुका है कि किस मुख्यमंत्री को मामा के नाम से जाना जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको बने तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो 55 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? ठीक है, तो जो नाव ऐसी जा रही है, ठीक है, मान लें कि हमने ये नाव ऐसी जा रही है। ठीक है, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, तो धारा भी ऐसे ही चल रही होगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब दोनों जुड़ेंगे मतलब कहने का मतलब समझिएगा कि जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, स्थिर जल वाली, ठीक है, क्योंकि जब मैं विपरीत आऊँगा तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, मतलब इधर से मैं जाऊँगा और उधर से धारा आएगी तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जब ये स्थिर जल में जा रही है मतलब कि धारा के साथ जा रही है, ठीक है, धारा के साथ जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, धारा भी ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे जाऊँगा तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकाला तो 15 हो गया। ठीक है, और साथ में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, मतलब बड़ी वैल्यू, तो 55 और 15 कितने हो जाएंगे? 70। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 70 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए समझ में तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस पेपर की अगर PDF हम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ऑप्शन ए पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है, 1928 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए विलिस कैरियर द्वारा 1902 में पहली बार विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई है। तो ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर ही जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई है, ठीक है। और मंगल ग्रह को आपको बता दूं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, ठीक है, मार्स कहते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग, ठीक है, देखिए पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो लॉजिक लगा सकते हैं, दो टाइप से इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको दो टाइप बताता है कि पहला है ये दूसरा है, ठीक है। पहले में क्या होगा कि पहला आधा भाग बोला मतलब कि x है, ठीक है, मतलब हमने मान लिया एक का आधा भाग मतलब कि 2 गुणित 40 किलोमीटर, ठीक है, d बराबर st होता है, बस इसको फॉलो करते हो, ठीक है। प्लस दूसरा कितना बता रहा है 1/50 मतलब कि 2 गुणित 50, तो ये कितना हो जाएगा 1/80 प्लस 1/50 था, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। इनका जब एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है, 400 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 5 40 5 प्लस 100 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9/400 मतलब 400/9। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना 9 चौक 36, फिर बचेंगे 4, फिर 9 चौक 36, तो 44 ऐसा 4 चलते रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 44.44। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जो नॉर्मल हमारा होता है 2x इंटू वाई 2x/y/x+y, ये इसका औसत चाल का फार्मूला था, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको दोस्तों हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 × x 40 गुणित y 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय x+y मतलब दोनों का, ठीक है, जोड़। इसको हम डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 5 का 20 मतलब 200, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 400, तो वही हो गया 9, 400/9 मतलब 9 चौक 36, फिर 4 बचेंगे 9 चौक 36.44 से चलते रहे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर जो मूलधन दिया है वो कितना है, ये 4800 ना होते हुए कितना होगा 48,000 है। यहाँ पर मिस्ड प्रिंट है आरआरबी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स बनेगी। देखिए तो जब भी हम 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल के लिए एक ट्रिक होती है 2 गुणित 1, बस ये लिख दीजिए आप। जब भी हम CI ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 48,000 दिया है हमारे पास, 48,000 इसका 20% निकालना है, ठीक है, 2 साल तक निकालना है, ठीक है। तो 20% जब निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा डबल शून्य 48 दूनी 96, ठीक है, 9600 हो गया। 96 को 100 को इसके साथ में लिखेंगे क्योंकि ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, ठीक है। अब अगला ही यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास 9600 रुपये आए हैं, ठीक है, पहले साल के लिए हमारे पास 9600 रुपये आए हैं, तो हम 9600 रुपये को का भी एक प्रकार 20% निकालेंगे तो फिर वो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, फिर 2 छंग 12, 2 9 18 19, 1920 रुपये, ठीक है। 1920 रुपये यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1 साल का आ गया, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब 2 का गुणा 9600 में करेंगे तो 00, 2 छंग 12, 2 9 18 19, 19,200, 19,200 और 1920 दोनों को जोड़ देंगे हम, 19,200 और 1920, 19,200 और 1920 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज CI बन जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 2 11, 11
ये 21,120 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 21,120। यदि आप इसको इस प्रकार से करते हैं कि अगर आप ए रखते हैं फिर p इंटू 1+r/100 डी की पावर n, अगर ये फॉर्मूले से करते तो पहले आप उसकी a वैल्यू निकालते, फिर a के बाद उसको फिर उसमें से घटाते, आपके पास टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए आप डायरेक्ट 2 साल के लिए जो है ऐसा कर सकते हो, दो ठीक है, एक इस टाइप से रख सकते हो। 3 साल के लिए आप क्या कर सकते हो कि 3 3 1 ये रख सकते हो, ठीक है। और अगर 4 साल का निकालना आपको, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो 4 6 4 1, ये ट्रिक अपनाइए, इससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो अपना टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मालिनी ने कहा, ठीक है, क्या कहा, ये मालिनी है, ठीक है, इसने क्या कहा, और रोहित, ये रोहित मेरी मौसी मतलब मेरी माँ की बहन की माँ का इकलौता बेटा है, मतलब कि मेरी नानी का इकलौता बेटा है, ठीक है। मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, मतलब रोहित यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रोहित मतलब उसका मामा है, ठीक है। इकलौता मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, मतलब मेरा मामा। मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है, तो मौसेरा भाई, यहाँ पर जो है आरआरबी की तरफ से ही लग रहा है कुछ मिसप्रिंट दी गई है। यहाँ पर आरआरबी ने मौसेरा भाई ऑप्शन ए बताया है, परंतु यहाँ पर यह आंसर तो नहीं होगा क्योंकि वो उसका मामा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल वीडियो में लाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पास छोटे हुए हो तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। देखिए दोस्तों, पशुओं की मौत ये एक प्रकार का प्रदूषण है, ठीक है। कर्णनाद जो है ये भी वायुमंडल में एक प्रकार से प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। उच्च रक्तचाप ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। परंतु ओजोन जो है वो वायुमंडल के बाहर है, ठीक है। ओजोन मंडल में पाई जाती है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन का जो क्षय हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण हो रहा है, ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण हो रहा है, ठीक है। और वही हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और उसका क्षय हो रहा है। और CFC के द्वारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है उससे भी क्या हो, ओजोन क्षय हो रहा है, तो ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ध्वनि का प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी उसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार मीनार। चार मीनार जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, अभी तेलंगाना की, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, तेलुगु, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न होगा, एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया है तो समीर अकबर से कैसे संबंध। देखिए क्या बोल रहा है, यदि समीर है उसने अकबर, ये रहा अकबर को अपनी नानी मतलब कि माता की माता, ठीक है। तो नानी के इकलौते बेटे मतलब कि नानी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, तो मामा, मतलब माँ का भाई मामा, ठीक है। इकलौते बेटे के रूप में मतलब कि मामा का बेटा के रूप में बताया, तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है, तो मामा का बेटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न हमारे तरफ से छूटे हुए हैं उसकी हम एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन जल्द से जल्द बता देंगे। और हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक नया स्पेशल कुछ लेकर आने की सोच रहे हैं, तो साइंस से रिलेटेड कुछ होगा, चैप्टर वगैरह वाइज से। तो आप अगर तैयार हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप तैयार हो साइंस पढ़ने के लिए, प्लीज़ हमें बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि RUN, ठीक है, R कहाँ पर आता है ABCD में 18वें नंबर पर आता है, U 21वें नंबर पर आता है और N जो है 14 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से ये हमें देखना है कि बीन में जो B होता है वो 2 नंबर पर आता है, I मतलब 9 नंबर पर आता है और N जो है 14 नंबर पर। तो ब्रिंग मतलब कि बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन में, आप डायरेक्ट अपना टाइम बचा सकते हैं बिना उसको सोल्व किए। तो 2 कहाँ पर आता है, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे R कितने पर आता है, तो यहाँ पर इसमें R दिया है तो 18वें नंबर पे आता है, तो 2 और 18 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए
ऑप्शन ए में 2 8 2 18 दिख रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व पूरा ना करते हुए क्या करेंगे, हमारा टाइम बचाते हुए हम ऑप्शन ए इसको क्लिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ पर होता? मुंबई में। और इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, इनकी जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। और किसके शासनकाल उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था? तो कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये पहले आरआरबी एनटीपीसी में 3 प्रश्न होते थे एक ही पर बेस्ड, ठीक है। अभी जो है एनटीपीसी के बाद जो एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, उसमें एक ही क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका क्या है कि ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2014 में ईएमआई 2014 का ईएमआई कहाँ पर है? तो ये रहा इसका ईएमआई 7.4, ठीक है, 7.4 है। पर खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? तो किराना का है 2014 में तो 52, तो 52 पर देखना है, ठीक है। तो 52 का कितना प्रतिशत है बस ये देखना है। और ये पॉइंट से अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य को हटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम हटाते हुए क्या करेंगे, इसको 740/52 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये नीचे 4 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा। और ये कितने बार कटेगा यहाँ पर से? 4 एकम 4, ठीक है, बचेंगे 3 4 और 32, 4 5 20, ठीक है। 185/13, जब 185/13 आएगा, ठीक है, 185/13, तो 185/13 है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 13 एकम 13, बचेंगे यहाँ से 5, 13 5 ये 13, मतलब ये 55, 13 चौक 52 हो जाएगा। तो 14 पॉइंट किस में दिख रहे हैं? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 14.23। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14.23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? ठीक है, तो जो मनोरंजन है, ठीक है, तो ये मनोरंजन और प्रतिवर्ष देखना है, ठीक है। मनोरंजन ये है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट की इधर की वैल्यू को हम पहले काउंट कर लेते हैं या एडिशन कर लेते हैं। तो 5 और 3 8, 8 और 9 कितना आएगा? 17, 17 और 5 कितना आ जाएगा? 22, ठीक है, 17 और 5 22 हो जाएगा, ठीक है। हाथ क्या आएगा फिर? 2, ठीक है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, ठीक है। तो ये पॉइंट की वैल्यू थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च, औसत मतलब कितने वर्ष है टोटल? 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 5 वर्ष है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है 5 सालों का, ठीक है। तो भाई इसको काट लेंगे तो 5 7 35, ठीक है। अब चूंकि ये लाख में बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान न देते हुए हम पॉइंट पर ध्यान देते हुए क्या करेंगे, तो 5 7 35, ठीक है। उसको फिर हम पॉइंट इसको नीचे लिख देंगे, ऐसा मान लिया है, ठीक है। तो कितना है? 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 5 7 35, ये लगेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो 5 का 20 इस टाइप में, मतलब 704 किस में आ रहा है बस ये देखिए, 704 जो ऑप्शन ए में एक दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? ठीक है, तो वर्ष 2012 के लिए देखना है हमें। तो 2012 में देखिए, ये 2012 है, ठीक है। इसमें घरेलू खर्च कितना है टोटल? ये टोटल घरेलू खर्च हमें ये जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम पहले पॉइंट वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 6 9, पॉइंट के आगे, ठीक है, 9 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है, बिना पॉइंट वाली भी। तो 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 और 7 29, ठीक है। तो 99 आपको किसी में दिख रहा है? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आगे हम बढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर हाथ क्या है 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 100। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा हूँ मैं। देखते हैं हम इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 46 और 14 कितने होते हैं? 2012 के कुल घरेलू खर्च कितने निकालना है अपने को? ठीक है, तो 46 और 14 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 60। ठीक है, 60 में हम 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 77। ठीक है, अब 77 में हम ये जब 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 और 77 कितने हो जाएंगे? 89। ठीक है, और ये 3 और 6 पॉइंट के बाद की वैल्यू, इसलिए 89.9। तो 89.9 किस में दिख रहा है? तो 89.9 वाली ये वैल्यू हमें ये दिख रही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे साथ ग्रुप पर जुड़िए टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में हम मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, साइंस के बारे में, साइंस के लेक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।